नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल के इंटरव्यू प्रोसेस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर के बारे में। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाकर रखी थी जिसमें मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में बताया था और बहुत ज्यादा लोगों की ये क्वेरी थी कि हमें आंसर भी इसके चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ उनके आंसर भी बताऊंगा। आपकी ही सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इन सब क्वेश्चंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें सबसे पहला पार्ट होगा एसक्यूएल कमांड रिलेटेड क्वेश्चंस का, दूसरा पार्ट होगा मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस का, तीसरा पार्ट होगा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन का और लास्ट पार्ट होगा एडवांस लेवल क्वेश्चन का। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो में कवर अप कर दूंगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं एसक्यूएल कमांड के बेसिस पे क्वेश्चन आंसर के बारे में, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एसक्यूएल क्वेरी व्हिच इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल एंड अ डेटाबेस। वेल, दोनों को क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। डेटाबेस के लिए क्रिएट डेटाबेस और टेबल के लिए क्रिएट टेबल का यूज करते हैं। अब आपको इसको इंटरव्यू में किस तरह से बताना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। वेल, सबसे पहले बात करते हैं डेटाबेस के बारे में कि उसके लिए कमांड होती है क्रिएट डेटाबेस एंड देन उसके बाद कोई भी डेटाबेस का नेम। जैसे इस केस में निटमैन डीबी का नाम दिया है। अब इस केस में क्या हो सकता है कि अगर मान लो कि आपका वो डेटाबेस नहीं पड़ा होता, देन एक नया डेटाबेस क्रिएट हो जाता है और ये वाला मैसेज आपको डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन इन केस अगर मान लो कि आपका वो डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, देन आपको ये एरर आ जाता है, कांट क्रिएट द डेटाबेस निटमैन डीबी डेटाबेस एग्जिस्ट। इसको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट निटमैन डीबी यूज कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि अगर आपका डेटाबेस उस नाम से नहीं पड़ा होता, देन वो उस नाम से आपका डेटाबेस क्रिएट कर देता है लेकिन कोई भी एरर थ्रो नहीं करता। तो इसका यूज आप कर सकते हो। इसी तरह से आप इंटरव्यू में भी बता सकते हो। अब बात करते हैं टेबल के बारे में कि टेबल के बारे में आप क्या बता। सबसे पहले आपको मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि जब भी आप किसी टेबल को क्रिएट करते हो तो उससे पहले आपको कोई डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ता है। आप रैंडमली ही कहीं पे भी जाकर टेबल को क्रिएट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सबसे पहले एक डेटाबेस चाहिए, देन उसके अंदर आप टेबल को क्रिएट कर सकते हो। देन उसके लिए आप यूज कमांड का यूज कर सकते हो। यूज, देन उसके बाद कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हो। अब आपको इंटरव्यू में किस तरह से इसके बारे में बताना है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले न्यू टेबल्स आर एडेड टू एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस यूजिंग क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। तो क्रिएट टेबल का यूज करके आप कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हो। बट बिफोर अ टेबल कैन बी क्रिएटेड, अ डेटाबेस मस्ट फर्स्ट बी सिलेक्टेड सो दैट MySQL knows where to create the table। अभी मैंने जो आपको बताया। देन उसके बाद दिस इज अचीव्ड बाय यूजिंग द यूज एसक्यूएल स्टेटमेंट। यूज के बाद आप कोई भी डेटाबेस जो भी आप जिसमें भी बनाना चाहते हो टेबल, उसको यूज कीजिए। जैसे यूज निटमैन डीबी आप उसको यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके सिंटैक्स के बारे में। तो सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग अ टेबल इज क्रिएट टेबल और उसके बाद टेबल का नाम। देन उसके बाद आपको कौन कौन से कॉलम्स देने पड़ेंगे, जैसे कि प्राइमरी की कौन सी होगी, आईडी होगी, एम्प्लॉय नेम होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी आपको लगता है कि आप दे सकते हो, आपको वो सारे कॉलम वहां पे डालने पड़ते हैं। देन उसके बाद अगर मैं इसी की एक एग्जांपल दूं तो किस तरह से दे सकता हूं, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट और उसके बाद आईडी डिफाइन किया है, नेम डिफाइन किया है, देन उसके बाद लोकेशन डिफाइन की है। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो कोई भी टेबल को। Next question is what is the SQL command which is used to create a table with the same structure as of another table। अभी मैंने आपको बताया कि टेबल किस तरह से क्रिएट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि सेम स्ट्रक्चर अगर हमें चाहिए किसी और टेबल से कॉपी करके, तो हम उसको किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये कमांड का यूज करना पड़ता है, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट कॉपी। मान लो कि कोई ऑलरेडी आपका डिपार्टमेंट नाम से टेबल पड़ा हुआ है, देन उसको किस तरह से कॉपी कर सकते हैं। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट कॉपी एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर 1 इज इक्वल टू 2। इस कमांड को अगर मैं समझाऊं तो किस तरह से समझा सकता हूं, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, एक टेबल हम क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे डिपार्टमेंट कॉपी के नाम से, एज मतलब उसी तरह से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट की वो सारी चीजें जो भी है उसको सिलेक्ट कर ले, वेयर 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि हमें कोई ऐसी फॉल्स स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी जिससे वो सारा का सारा डाटा ना आ पाए और सिर्फ उसका स्ट्रक्चर ही कॉपी हो जाए। तो इसके लिए हम ये कमांड का यूज करते हैं। देन मैं आउटपुट अगर आपको दिखाऊं तो मैंने इसी तरह से ये लिखा है। अगर मैं डिस्क्राइब करके अगर इसका देखूं कौन कौन से फील्ड्स यहाँ पे बन चुकी हैं, देन इस तरह से उसको देख सकता हूं। Next question is what is the SQL command which is used to create a table with same structure with same data as of another table। यानी कि अभी मैंने आपको बताया टेबल किस तरह से बनता है या स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि टेबल और स्ट्रक्चर के साथ साथ डाटा भी किस तरह से कॉपी किया जाता है। देन उसके लिए हम ये कमांड का यूज करते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब मैंने वहां पे जो एक कंडीशन लिखी थी वेयर 1 इज इक्वल टू 2, उसको नहीं लिखना। उसके बगैर अगर आप लिखोगे तो वो सारे के सारे जितने भी उसके अंदर डाटा है उसको कॉपी करके एक नए टेबल में डाल देगा, जो जहां इस केस में एम्प्लॉय टेबल में वो सारा डाटा चला जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसक्यूएल क्वेरी व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी और nth हाईएस्ट सैलरी। वेल मोस्टली सेकंड और थर्ड हाईएस्ट सैलरी के बारे में ही पूछा जाता है, लेकिन आपको nth हाईएस्ट सैलरी के बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि रैंडमली कभी भी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको ये सारे ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। ये क्वेश्चन में मैं आपको 4 वेज के बारे में बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला वे होगा बाय यूजिंग द सब क्वेरी, दूसरा केस होगा बाय यूजिंग द लिमिट, तीसरा केस होगा बाय यूजिंग द लिमिट एंड ऑफसेट, चौथा केस होगा बाय यूजिंग द डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले केस के बारे में, जो कि है बाय यूजिंग द सब क्वेरी। तो सब क्वेरी के केस में क्या होता है कि आप इस तरह से ये क्वेरी लिख सकते हैं, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज लेस देन सिलेक्ट मैक्स सैलरी। ये बार बार आप लिख सकते हैं, जितने भी नंबर ऑफ सैलरी आपको चाहिए आप उसी हिसाब से लिखें। सब क्वेरी बेसिकली वर्क इस तरह से करती है, जो कि सबसे इनर क्वेरी होती है वो सबसे पहले रन करती है, देन उसके बाद बाहर आकर वो उसी हिसाब से रन करती रहती है। तो इस केस में जो ये मैंने सबसे लास्ट में लिखा है सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ये सबसे पहले रन करेगी। तो मान लो कि ये मैंने टेबल यहाँ पे डिफाइन कर दी, इसमें मैंने सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दी है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। इसमें जो सबसे मैक्स सैलरी होगी, मान लो कि 7,000 है, 70,000 है यहाँ पे, तो सैलरी इज लेस देन 70,000, यानी कि 70,000 से अगर कोई भी सैलरी मैक्स होगी तो वो वहां पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो पहले वाले केस में क्या होगा, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो उसमें क्या आ जाएगा लास्ट लाइन में, वेयर सैलरी इज लेस देन 70,000 रुपीज। उसके बाद ऊपर वाली क्वेरी रन करेगी, उसमें क्या होगा, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज लेस देन 70,000, यानी कि उस वाली मैक्स सैलरी के बारे में बताओ जो सैलरी 70,000 से कम होगी। तो उस केस में 65,000 उठा ली जाएगी। उसी के बाद ये थर्ड केस में क्या रन करेगा, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज लेस देन 65,000, तो उस केस में क्या होगा, वो थर्ड वाली वैल्यू को उठा लेगा, 51,000 उसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से सब क्वेरीज वर्क करती हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। अगर मान लो कि आपको 9 सैलरी के बारे में बोल दी जाए तो आप तो ये बार बार लिखते ही रहोगे, तो ये बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। सेकंड हाईएस्ट सैलरी या थर्ड हाईएस्ट सैलरी तक इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्दर इसको यूज मत ही कीजिएगा। इसके अलावा आप दूसरे वे को यूज कर सकते हैं, जो कि है बाय यूजिंग द लिमिट। तो लिमिट के केस में क्या होता है कि आप इस तरह से उसका सिंटैक्स होता है, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग लिमिट n-1 अब यहाँ पे बाकी सारी तो चलो आपको समझ में आ रही होगी। जो लिमिट लिखा है, लिमिट के बाद जो n-1 इसलिए लिखा है कि जितने भी आप सैलरी चाहते हो, मान लो कि अगर आप थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहते हो तो यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा, यानी कि एक नंबर कम, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है। 0 वाला फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी, 1 वाला सेकंड हाईएस्ट सैलरी, देन 2 वाला थर्ड हाईएस्ट सैलरी होगी। तो इस केस में आपको इस तरह से क्वेरी लिखनी पड़ेगी, लिमिट 2,1। इस केस में आप थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकाल सकते हो। फर्दर जो वहां पे लास्ट में n1 लिखा हुआ है, इट मींस कि आप उसके बाद कितने और डिजिट चाहते हैं, यानी कि कितने और रिकॉर्ड चाहते हो। तो अगर आपने 1 लिखा है तो आपको सिर्फ एक रिकॉर्ड आएगा, अगर आपने 2 लिखे तो आपको उसके बाद 2 रिकॉर्ड शो हो जाएंगे, जैसे कि आप एग्जांपल में भी देख रहे हैं, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग लिमिट 2,2। तो इस केस में क्या होगा कि जो थर्ड हाईएस्ट सैलरी है वो उठाई जाएगी और उसके बाद हमें 2 वैल्यूज चाहिए, यानी कि एक तो थर्ड हाईएस्ट सैलरी आ गई, उसके बाद फोर्थ हाईएस्ट सैलरी भी आ जाएगी, इसलिए वहां पे 2 लिखा था। तो इसी तरह से आप बाकी की सैलरी भी निकाल सकते हो। अब बात करते हैं थर्ड केस के बारे में, जो कि है लिमिट ऑफसेट। इसमें आप सेम उसी तरह से क्वेरी को यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा उल्टा हो जाता है। सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग लिमिट 1 एंड ऑफसेट n-1। अब ये यहाँ पे जो लिमिट 1 लिखा है, जिस तरह से मैंने पहले आपको बोला था 1 वर्क कर रहा है, उसी तरह से यहाँ पे लिमिट 1 वर्क करेगा। अगर वहां पे 2 लिखा होगा तो 2 वैल्यू आ जाएंगी, 3 लिखा होगा तो 3 वैल्यू आ जाएंगी। उसके बाद ऑफसेट n-1 उसी तरह से वर्क करेगा जिस तरह से पहले n-1 रन कर रहा था। तो उस केस में क्या होगा, अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो हमें थर्ड हाईएस्ट सैलरी आ जाएगी। सिमिलरली बाकी सैलरी भी हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया हो। उसके बाद बात करते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड के बारे में, जिसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय E1 वेयर n-1, इसमें भी हमें एक कम चाहिए, इज इक्वल टू सिलेक्ट काउंट देन डिस्टिंक्ट देन E2 डॉट सैलरी। वेल डिस्टिंक्ट के बारे में जिनको नहीं पता, फर्दर आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिस्टिंक्ट क्या होता है, मैं फर्दर क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा। फ्रॉम एम्प्लॉय E2 वेयर E2 डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन E1 डॉट सैलरी। तो इस तरह से आप nth हाईएस्ट सैलरी के बारे में भी पता कर सकते हो। तो आई होप कि आपको इसकी पूरी क्लैरिटी हो गई होगी। Next question is what is the SQL query which is used to find all the employees who also hold managerial position। यानी कि ऐसे एम्प्लॉयज के बारे में डिटेल निकालो जो कि एक मैनेजरल पोजीशन भी होल्ड करते हैं। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, मैंने एक टेबल डिफाइन किया था एम्प्लॉय के नाम से, जिसमें मैंने एक मैनेजर आईडी रखी थी और उसके साथ मैंने एम्प्लॉय आईडी भी रखी थी। तो इस केस में क्या करेंगे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इन सिलेक्ट मैनेजर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो सबसे पहले लास्ट वाली क्वेरी रन करेंगे, सिलेक्ट मैनेजर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि मैनेजर आईडी जो
जो भी एम्प्लॉयज में होगी वो सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद इन का किस तरह से यूज करते हैं, वेल मैं फर्दर आपको डेफिनेटली बताऊंगा। अभी के लिए क्या करते हैं कि इनके अंदर हम रैंडम नंबर डाल देते हैं। मान लो कि मैनेजर आईडी है 3, 8, 16, 2 और 3, ये वैल्यूज इनके बाद आ गई। अब क्या होगा कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इन, वही सारी आईडी आ गई। तो जो जो वो आईडी उसको वहां पे मिल जाएंगी, देन उसके बाद उसकी सारी डिटेल हमें शो हो जाएगी। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी क्वेरी रन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसक्यूएल क्वेरी व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द नेम्स ऑफ द एम्प्लॉयज दैट बिगिंस विद ए के अलावा कोई भी कीवर्ड हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उसको आप किस तरह से लिख सकते हो, सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक, इसमें आप लाइक कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, लाइक, देन उसके बाद ए, देन उसके बाद मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब होता है उसके बाद कितने भी वर्ड्स आ सकते हैं। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो, यानी कि स्टार्टिंग वर्ड ए, देन उसके बाद कुछ भी आ सकता है। कई बार क्या होता है कि वो आपको कह देते हैं कि मल्टीपल कैरेक्टर के बारे में दे देते हैं, तो उसको आप किस तरह से यूज कर सकते हो, सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक ए, देन उसके बाद मॉडुलस और नेम लाइक एंड मॉडुलस। इसमें क्या होगा कि जो जो भी नेम ए या एन से स्टार्ट हो रहे होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसक्यूएल क्वेरी व्हिच इज यूज्ड टू डिस्प्ले द करंट डेट। तो इसमें क्या 5 वे हो सकते हैं। सबसे पहला है कि सिलेक्ट करंट डेट, दूसरा है सिलेक्ट करंट डेट उसके बाद फंक्शन, देन उसके बाद है सिलेक्ट कर डेट, CUR डेट। ये तीनों ही सेम तरह से काम करते हैं, तो तीनों में ही कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देन उसके बाद है नाउ और करंट टाइम स्टैम्प। इसमें क्या डिफरेंस है कि तो ऊपर वाली मैंने 3 चीजें आपको बताई हैं, वो हमें जो रिजल्ट देंगी वो हमें ईयर, मंथ और डेट के बेसिस पे देंगी। लेकिन जो नीचे वाली जो कमांड मैंने लिखी है वो हमें ईयर, नेम, डेट के साथ साथ आवर, मिनट और सेकंड की डिटेल्स भी देंगी। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें डेट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, उस तरह से हम डेट निकाल सकते हैं। तो ये 5 तरीके हैं जिसके कारण हम करंट डेट को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसक्यूएल कमांड व्हिच इज यूज्ड टू फेच द अल्टरनेट रिकॉर्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर टेबल। तो इसके 2 वेज हो सकते हैं। सबसे पहले केस में आपको क्या आईडी अगर पता हो तो उसको सिर्फ मॉडुलस 2 कर लो, देन उसके बाद आप रिजल्ट फाइंड कर सकते हो। अगर तो इवन नंबर होगा तो ये कमांड का यूज करिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। अगर तो ओड हो देन उसके बाद आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 1। इन दोनों से आप यूज कर सकते हैं। देन उसके अलावा आप इसमें रो नंबर का भी यूज कर सकते हैं, रो नंबर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। दोनों में से आपको जो भी सही लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद इसी में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसक्यूएल कमांड व्हिच इज यूज्ड टू फेच द कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम 2 और मल्टीपल टेबल्स। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग द इनर जॉइन। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इनर जॉइन एम्प्लॉय ऑन employee.id इज इक्वल टू employee.id। तो दोनों टेबल की आप आईडी को कंपेयर कर लीजिए, तो अगर तो दोनों सेम होगी देन उसी हिसाब से उसके रिजल्ट आ जाएंगे। इनर जॉइन क्यों यूज किया जाता है, वेल फर्दर आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए आप इस कमांड को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसक्यूएल कमांड यूज्ड टू फाइंड द डुप्लीकेट रोज इन अ टेबल। तो उस केस में आप ग्रुप बाय का यूज कर सकते हो। तो किस तरह से यूज करना होगा, सिलेक्ट कॉलम, कॉलम का नेम दे दीजिए, देन उसके बाद उसका काउंट, कितना काउंट है, फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय कॉलम हैविंग काउंट कॉलम इज ग्रेटर देन 1। अगर तो उसका काउंट 1 से ज्यादा होगा देन हम उसका रिजल्ट ले सकते हैं। अभी मैं अगर आपको दूसरी तरह से समझाऊं तो किस तरह से समझा सकता हूं, सिलेक्ट नेम, नेम को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद काउंट स्टार की कितना उसका नंबर आया है काउंट करने के बाद, फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय नेम। अब ग्रुप बाय नेम का मतलब क्या होता है कि अगर कितने भी नाम वहां पे अगर डबल डबल हो, यानी कि 2-2 बार 3-3 बार अगर वहां पे नाम सेम हो तो उसका एक ग्रुप बन जाए। उसके बाद हैविंग काउंट नेम इज ग्रेटर देन 1। उसके बाद क्या है कि अगर उनका काउंट 1 से ज्यादा आ जाता है देन हम उनके रिजल्ट को डिस्प्ले करवा दें। तो इस तरह से ये पूरी क्वेरी वर्क करती है। इसी में ही दूसरा क्वेश्चन आ जाता है दैट हाउ टू रिमूव दोज डुप्लीकेट रोज इन अ टेबल। तो उसको आप इस तरह से कर सकते हैं, डिलीट E1 from employee E1, inner join employee E2 where E1.id is less than E2.id and E1.name is equal to E2.name। तो इसमें जितने भी नेम कॉमन होंगे वो सारी फील्ड्स डिलीट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसक्यूएल कमांड यूज्ड टू फाइंड द nth रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। तो जैसा मैंने आपको पहले हाईएस्ट सैलरी के बारे में बताया था, आप इसको भी उसी तरह से कर सकते हो। लिमिट का यूज कर सकते हो या फिर लिमिट ऑफसेट का यूज कर सकते हो डायरेक्टली। तो स्टार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिमिट 0,1। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था किस तरह से लिमिट को यूज करना चाहिए या फिर लिमिट ऑफसेट को यूज करना चाहिए, इससे भी आप nth एलिमेंट उसी हिसाब से निकाल सकते हो। ये मैं आपको बता दूं कि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, तो हमेशा n-1 की फॉर्मेट में ही आपको वैल्यू देनी पड़ती है। तो इन दोनों कमांड्स का यूज करके आप nth रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हो। नेक्स्ट क्वेरी इज व्हाट इज द एसक्यूएल कमांड व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स एंड लास्ट 5 रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। तो इसके लिए आप लिमिट कीवर्ड का यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट 5 रिकॉर्ड के बारे में, जिसमें है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिमिट 5।
यानी कि हमें 5 लिमिट तक ही चाहिए, उसके ऊपर जितने भी रिकॉर्ड है वो सारे के सारे आ जाने चाहिए। तो इसीलिए हम इस कमांड का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट 5 रिकॉर्ड के बारे में। तो जिस तरह से हमने लिमिट का यूज करके पहले 5 रिकॉर्ड निकाल लिए थे, इसमें भी हम उस तरह से कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा डाटा था उसको हम अगर रिवर्ट कर दें, यानी कि हम उल्टा कर दें, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आ जाए, नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाले नीचे। यानी कि मान लो कि ऊपर हमारे पास 20 रिकॉर्ड है, 20, 19, 18, 17, 16, ये 5 रिकॉर्ड हमारे ऊपर आ जाएंगे और लिमिट के जरिए इसको हम उठा सकते हैं। लेकिन हमें तो ऑब्वियसली बाद में जो रिजल्ट चाहिए उसको सॉर्ट करके ही रिजल्ट देखना पड़ेगा, तो उसको हम बाद में फिर से ऑर्डर उसका चेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। देन हमारे पास 16, 17, 18, 19, 20 आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे केस के बारे में कि मान लो कि हमारे पास 20 रिकॉर्ड्स पड़े हैं, 20 में से अगर हमें लास्ट वाली वैल्यू मिल जाती है, मान लो कि 20 हमें मिल गया, उसमें हम 5 रिकॉर्ड माइनस कर दे तो हमारे पास रह जाते हैं 15 रिकॉर्ड। 15 के बाद अगर हम एक ऐसी लिमिट लगा दें कि हमें 15 तक तो रिकॉर्ड नहीं चाहिए, लेकिन अगर उससे कोई ग्रेटर वैल्यू है तो हमें सिर्फ वही वाले रिकॉर्ड चाहिए, तो हम उस तरह से ये क्वेरी लिख सकते हैं। तो हम इसके लिए किस तरह से कमांड लिख सकते हैं? सबसे पहला ब्रैकेट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग लिमिट 5, जो मैंने आपको पहले बताया। हम सबसे पहले उसको ऑर्डर करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद उसकी लिमिट जो कि उसके पहले 5 रिकॉर्ड आएंगे उसको निकाल लेंगे। ऑर्डर बाय आईडी असेंडिंग, देन उसको ही फिर से हम असेंडिंग ऑर्डर में डाल देंगे। दूसरे केस में क्या है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी ग्रेटर देन सिलेक्ट मैक्स आईडी -5 फ्रॉम एम्प्लॉय। तो जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप मैक्सिमम आईडी निकाल लो, देन उसमें 5 नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो। उसके बाद हम ये देखो कि 15 से ऊपर ऊपर जितने रिकॉर्ड है हमें वही चाहिए, तो हम उसमें ग्रेटर देन की कंडीशन लगा देंगे। थर्ड केस में भी ऐसे ही किया हुआ, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। सिलेक्ट काउंट से क्या होगा कि जितने भी उसका टोटल काउंट होगा, मान लो कि 20 है, 20 वहां पे आ जाएगा, जितना भी काउंट उसका आएगा, देन उसके बाद -5 कर लेंगे, तो वो हमारा 15 से ऊपर वाली वैल्यू डिस्प्ले करवा देंगे। तो इस तरह से हम लास्ट 5 रिकॉर्ड को लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसक्यूएल क्वेरी व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। तो उस केस में क्या करेंगे? हम लिमिट का यूज कर सकते हैं और दूसरे केस में मैक्स या मिन वैल्यू का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लिमिट के बारे में, जिसमें आएगा सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय लिमिट 1, यानी कि हमें पहला ही नंबर चाहिए तो उसी टाइम पे वो उठा लिया जाएगा। दूसरे केस में क्या करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग, यानी कि हम उसी को ही उसका ऑर्डर चेंज कर देंगे और उसके बाद उसकी लिमिट यानी कि पहली वैल्यू उठा लेंगे। तो इस तरह से हम लिमिट का यूज करके फर्स्ट और लास्ट रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। दूसरे केस में हम मिन और मैक्स वैल्यू का यूज कर सकते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया था, मैक्सिमम वैल्यू जिस तरह से निकालते उसमें 5 सब्ट्रैक्ट किया था ना, अब आपको कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है, सीधा के सीधा मिनिमम वैल्यू निकाले वो सबसे पहली वैल्यू दे देगा, मैक्सिमम वैल्यू निकाले वो सबसे लास्ट वाली वैल्यू दे देगा। तो इस तरह से आप फर्स्ट और लास्ट रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसक्यूएल कमांड व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड विदाउट यूजिंग द डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिस्टिंक्ट आखिर होता क्या है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि यूनिक वैल्यू की, यानी कि एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड में कितनी यूनिक वैल्यू है, हम उसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं विदाउट यूजिंग डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं बाय यूजिंग द ग्रुप बाय फंक्शन। ग्रुप बाय में क्या होता है कि मान लो कि अगर हमारे पास कोई भी रिपीटेड वैल्यू आ रही है, देन वो उसका एक ग्रुप बना देती है, तो इसमें हम ग्रुप बाय का यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। तो इस तरह से अगर कोई भी वैल्यू रिपीट भी हो रही होगी तो उसका ये ग्रुप सेपरेटली बना देते हैं, देन उसको उसी तरह से यूनिकली ट्रीट किया जाता है। तो हम ग्रुप बाय का यूज करके कोई भी डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। द सेकंड वे इज बाय यूजिंग द सेट यूनियन ऑपरेटर। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम यूनियन ऑपरेटर को यूज करेंगे तो हम कोई भी यूनिक वैल्यू निकाल सकते, डिस्टिंक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय यूनियन सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर दोनों को यूनियन करेंगे और दोनों में से जो कॉमन वैल्यू आएगी तो उसको हम डिस्प्ले करवा देंगे। देन उसके बाद है बाय यूजिंग द सब क्वेरी। तो सब क्वेरी आप इस तरह से लिख सकते हैं, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय ए वेयर ए डॉट आईडी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑल। सिलेक्ट बी डॉट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय बी वेयर ए डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू बी डॉट डिपार्टमेंट आईडी ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसक्यूएल क्वेरी व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द मैक्सिमम सैलरी ऑफ ईच रिकॉर्ड। ईच रिकॉर्ड के लिए हमें सबसे पहले ग्रुप बाय फंक्शन का यूज करना पड़ेगा ताकि जितने भी डिपार्टमेंट है उनका एक ग्रुप बन सके। देन उसके बाद हमें उसमें से मैक्सिमम सैलरी निकालनी पड़ेगी। तो इसको आप किस तरह से कर सकते हो? सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी कॉमा मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि मैक्स सैलरी उसी डिपार्टमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाए, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। बस इतना करना है आपको और आपको जितने भी मैक्सिमम सैलरी होगी ईच डिपार्टमेंट की वो आ जाएगी। उसके अलावा आप लेफ्ट आउटर ज्वाइन राइट आउटर ज्वाइन का यूज कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको ग्रुप बाय का यूज ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप कोई भी मैक्सिमम सैलरी निकाल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसक्यूएल क्वेरी यूज्ड टू फाइंड द डिपार्टमेंट वाइज काउंट ऑफ एम्प्लॉयज सॉर्टेड बाय द डिपार्टमेंट्स काउंट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आप अगर स्टेटमेंट को ही देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट वाइज। डिपार्टमेंट वाइज का मतलब कि आपको डिपार्टमेंट से इसकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद काउंट ऑफ एम्प्लॉय यानी कि काउंट फंक्शन को भी यूज करना पड़ेगा, देन सॉर्टेड बाय डिपार्टमेंट्स काउंट इन असेंडिंग ऑर्डर, देन ऑर्डर बाय का भी यूज करना पड़ेगा। तो इसको आप किस तरह से यूज कर सकते हो, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी कॉमा काउंट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, जो मैंने आपको बोला कि डिपार्टमेंट वाइज आपको ग्रुप करना पड़ेगा, ऑर्डर बाय काउंट डिपार्टमेंट। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया। तो इसी को आप इनर जॉइन से भी कर सकते हो। आई डोंट थिंक इसमें को समझाने की जरूरत है, अगर आप देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू चेंज द डाटा टाइप ऑफ ए कॉलम, यानी कि एक पर्टिकुलर कॉलम का, यानी कि मान लो कि एम्प्लॉय नाम का कॉलम है, आईडी नाम का कॉलम है, या फिर मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, कुछ भी हो सकता है, उसका कोई डाटा टाइप है, कोई वैरचर हो सकता है, इंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस वाले डाटा टाइप को अगर हम किसी और फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से कर सकते हैं? वेल, इट इज बाय यूजिंग द अल्टर टेबल एंड बाय यूजिंग द मॉडिफाई। तो उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं? सिंटैक्स है इसका अल्टर टेबल, देन उसके बाद टेबल का नाम, देन मॉडिफाई कॉलम नेम, एंड देन उसके बाद न्यू डाटा टाइप। तो इसको आप क्वेरी अगर लिखेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं? मान लो कि अगर मैनेजर आईडी मैंने पहले यहाँ पे इंट डिफाइन किया था, अब अगर मैं इसको मॉडिफाई करके बिग इंट में कर दूंगा, देन उसके बाद हमें टाइप में हमें बिग इंट दिखाई देगा मैनेजर आईडी के आगे। तो इस तरह से हम किसी भी डाटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कॉलम की डाटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि लोगों से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और आपको इनकी नॉलेज डेफिनेटली होनी ही चाहिए। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय टेबल्स एंड फील्ड्स इन अ डेटाबेस? टेबल और फील्ड क्या होते हैं? वेल, अगर मैं आपको कहूं कि जैसा अगर आपने कभी डेटाबेस देखा भी होगा तो उसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। रोज और कॉलम्स दोनों के कलेक्शन को हम एक टेबल का नाम देते हैं। जो भी हमें टोटली दिखाई देता है ना कि ये सारे नाम, आईडी वगैरह क्या है, आईडी 1 है, 2 है, 3 है, एम्प्लॉय का नाम क्या है, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, प्रॉपर जो भी लिखा होता है, वो सारा का सारा फॉर्मेट को हम एक टेबल का नाम देते हैं। उस पे जो सबसे ऊपर लाइन लिखी होती है, आईडी क्या है, नेम क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कुछ भी हो सकता है, हायर डेट क्या है, डिपार्टमेंट आईडी क्या है, वो सारा का सारा क्या होता है? एक कॉलम। एक कॉलम को हम एक फील्ड का नाम देते हैं। एक पर्टिकुलर टेबल में एक फिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स ही होते हैं, लेकिन हम रोज बहुत ज्यादा रख सकते हैं। जितने भी रोज नीचे आ रही होती हैं उन सबको हम रिकॉर्ड का नाम देते हैं। तो ये इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि आपको इंटरव्यू में किस तरह से बताना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं टेबल के बारे में। अ टेबल इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो जो मैंने आपको अभी बताया, इट enables the user to store and display the record in a structured format. It is similar to the worksheet in the spreadsheet application. उसके बाद अगर फील्ड की बात करें, field are the component to provide the structure for the table. It stores the same category of data in the same data table. जैसे मान लो कि अगर आपने आईडी डिफाइन कर दिया तो उसके बाद आप उसमें आईडी ही लिखोगे, 1 2 3 4, वहां पे आप नेम नहीं लिख सकते, नहीं तो एरर आ जाते हैं। देन उसके बाद है कि a table contains a fixed number of columns but can have any number of rows known as the record. अब मैंने जैसे आपको बताया कि आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, ये तो फिक्स हो गए। उसके बाद जो नीचे रिकॉर्ड आ रहे हैं, 1 नितिन टेस्टिंग या फिर 2 प्रांशुल मार्केटिंग, वो काफी ज्यादा हो सकते हैं, तो उन सबको हम रिकॉर्ड का नाम देते हैं। और जो ऊपर वाला कॉलम है उसको हम फील्ड का नाम देते हैं। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल भी बताऊं तो ये पूरा का पूरा जो टेबल है उसका नाम है एम्प्लॉय, देन उसके बाद फील्ड है इसमें आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी, देन उसके बाद है रिकॉर्ड जो कि है 1 नितिन डेवलपमेंट। उसके बाद जितने भी रिकॉर्ड है वो सब कुछ आ जाएंगे। तो आई होप कि आपको इसकी क्लैरिटी हो गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ यूनिक की, प्राइमरी की एंड अ फॉरेन की। सबसे पहले आपको मैं यूनिक की के बारे में बताता हूं। तो जैसे नाम से ही पता चल गया होगा, ऐसी फील्ड्स जिनमें हम यूनिकली कोई भी नाम डाल सकते हैं, यानी कि किसी भी वैल्यू को हम यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें नल भी इंक्लूड होता है, क्योंकि एसक्यूएल में नल भी एक वैल्यू की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो ऐसी सारी फील्ड को हम यूनिकली आइडेंटिफाइड फील्ड यानी कि यूनिक कीज के बारे में बता सकते हैं कि ये सारी फील्ड्स हमारी यूनिक की होती हैं। उसके बाद अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो प्राइमरी की में एक कंस्ट्रेन आ जाता है जहां पे हम कोई भी नल वैल्यू नहीं रख सकते। तो जो भी एक यूनिक वैल्यू यूनिक की होती है उसी को हम एक प्राइमरी की बना सकते हैं। अगर हम उसमें कोई भी नल वैल्यू ना डालें तो उसी को कन्वर्ट करके प्राइमरी की बन जाती है। एक टेबल की सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है, वेयरएज एक टेबल की मल्टीपल यूनिक कीज हो सकती हैं। उसके बाद बात करते हैं फॉरेन की के बारे में। वेल, फॉरेन की होती है कि अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर टेबल डिफाइन किया होता है, उसका रिलेशन किसी दूसरे
टेबल के साथ बनाने के लिए आपको फॉरेन की जरूरत पड़ती है। फॉरेन की बेसिकली क्या होता है कि किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की होती है जिसको हम यूज करते हैं अपने किसी दूसरे टेबल में। तो इस तरह से इन तीनों का डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं कि आपको इंटरव्यू में किस तरह से बताना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिक की के बारे में। द रोल ऑफ ए यूनिक की इज टू मेक श्योर दैट ईच कॉलम एंड रोज आर यूनिक, यानी कि उनमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती। द यूनिक की कैन नॉट एक्सेप्ट द डुप्लीकेट वैल्यूज, इट कैन एक्सेप्ट अ नल वैल्यू बट ओनली वन नल वैल्यू पर कॉलम। नल वैल्यू भी एक्सेप्ट हो सकती है लेकिन हम मल्टीपल नल वैल्यू भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इट एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ कॉलम और ग्रुप ऑफ ए कॉलम टू स्टोर द डिफरेंट वैल्यूज इनटू अ टेबल। तो इस तरह से आप इंटरव्यू में बता सकते हो। देन उसके बाद सिंटैक्स के बारे में बता सकते हो। जैसे कि हमने एक टेबल डिफाइन किया और उसके लास्ट में कोई भी यूनिक कंस्ट्रेंट लगा दिया, यूनिक के बाद आईडी, यानी कि इसमें आईडी यूनिक हो गई। सिमिलरली आप इसको मल्टीपल कॉलम्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। मल्टीपल कॉलम के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जितने भी कॉलम आप डिफाइन करना चाहते हो उसको आप यूनिक के साथ डिफाइन कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि इसमें आईडी कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज, कैन हैव मल्टीपल सेम वैल्यूज और नेम कैन हैव मल्टीपल सेम वैल्यूज, लेकिन अगर हम दोनों को कंबाइन करोगे तो वो सेम वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे भी यूनिक कंस्ट्रेंट यूज कर सकते हो, यूनिक की बना सकते हो इस चीज को। तो अब हम बात करते हैं प्राइमरी की के बारे में। ए प्राइमरी की इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल द टेबल रिकॉर्ड्स। यू कैन ओनली कंसीडर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक एंड नॉट नल कंस्ट्रेंट। तो प्राइमरी की जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिक कीज ही होती हैं लेकिन आप उसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं रख सकते। तो ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन होता है। This means that if a column is set as a primary key, then this particular column cannot have any null value present in it, and also all the values present in this column must be unique. तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ए टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल फील्ड। तो जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप मल्टीपल कॉलम्स का यूज करके प्राइमरी की बनाना चाहते हो आप उस तरह से भी बना सकते हो, सिंगल की का यूज करके भी आप बना सकते हो, लेकिन एक टेबल में आप एक ही प्राइमरी की को यूज कर सकते हो, वेयर एज यू कैन हैव मल्टीपल यूनिक कीज इन अ पर्टिकुलर टेबल। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसको सिंटैक्स आप लास्ट में आपको प्राइमरी की डिफाइन करनी पड़ती है और मल्टीपल केसेस के लिए भी आप उसी तरह, जिस तरह मैंने आपको यूनिक की के बारे में बताया उसी तरह से आप मल्टीपल कॉलम के लिए प्राइमरी की देन उसके बाद आईडी कॉमा नेम डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर आपको बेसिक डिफरेंस पूछा जाता है दोनों में तो आप किस तरह से बता सकते हो। टेबल देयर कैन नॉट बी मोर देन वन प्राइमरी की बट यूनिक कीज कैन हैव अ मल्टीपल वैल्यूज। अब अगर आपको दोनों का डिफरेंस बताना हो तो किस तरह से बता सकते हैं। द प्राइमरी की एक्ट एज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड इन द टेबल, whereas the unique key is also unique identifier for the record when the primary key is not present in the table. We cannot store the null value in the primary key column, whereas we can store the null value in a unique key but only at once. We cannot change or delete the primary key column values. We can modify the unique key column values. तो ये आप डिफरेंस मेजरली बता सकते हो। तो अब हम बात करते हैं फॉरेन की के बारे में। द फॉरेन की इज यूज्ड टू लिंक वन और मोर टेबल्स टुगेदर। इट इज आल्सो नोन एज द रेफरेंसिंग की। A foreign key is specified as a key that is related to the primary key of another table. It means a foreign key field in one table refers to the primary key field of another table. तो जैसा मैंने आपको अभी बताया था, a foreign key is a field that can uniquely identify each row in another table. The primary key foreign key relationship is a very crucial relationship as it maintains the ACID property of the database sometimes. तो उसके बाद आप इसके सिंटैक्स के बारे में बता सकते हो। सिंटैक्स वैसे तो सारा वही है लेकिन लास्ट में जो मैंने लाइन लिखी है फॉरेन की, उसके बाद आप किस फील्ड को फॉरेन की बनाना चाहते हो। इस केस में जैसे मैंने डिपार्टमेंट आईडी को फॉरेन की बना दिया, उसके बाद वो किसको रेफर करेगा, रेफरेंसेस डिपार्टमेंट, यानी कि वो डिपार्टमेंट वाले टेबल को रेफर करेगा, उसकी आईडी को रेफर करेगा। देन उसके बाद अगर मैं आपको दो टेबल के बारे में बताऊं, एक है एम्प्लॉय टेबल और एक है डिपार्टमेंट टेबल। आप यहाँ पे देख रहे हो कि किस तरह से एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी लिखी है, वो किस तरह से डिपार्टमेंट टेबल की आईडी को रेफर कर रही है। यानी कि पहले केस में नितिन का डिपार्टमेंट क्या होगा, डेवलपमेंट, प्रांशुल का डिपार्टमेंट क्या होगा, मार्केटिंग, उत्कर्ष का क्या होगा, डेवलपमेंट, और रोहित का क्या होगा, सेल्स। तो इस तरह से एक टेबल की जो की होती है वो किसी दूसरे टेबल को रेफर कर रही होती है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सिलेक्ट स्टेटमेंट एंड व्हाट आर सम ऑफ द क्लॉजेस यूज्ड विद द सिलेक्ट क्वेरी इन एसक्यूएल। तो बेसिक अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं सिलेक्ट का, तो उसका मेन पर्पस होता है डेटाबेस से डाटा को लेकर आना, डेटाबेस में से डाटा को सिलेक्ट करके लेकर आना, बस इतना काम होता है। अब आपको इंटरव्यू में किस तरह से बताना चाहिए। सिलेक्ट ऑपरेटर इज यूज्ड टू सिलेक्ट द डाटा फ्रॉम ए डेटाबेस। द डाटा रिटर्न्ड इज स्टोर्ड इन ए रिजल्ट टेबल कॉल्ड एज अ रिजल्ट सेट.
सिलेक्ट इज द डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसी में इसका भी क्वेश्चन होगा। उसके बाद आपको सिंटैक्स बताऊं तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इसमें क्या होगा कि सिलेक्ट यानी कि वो सारे के सारे डेटाबेस में जाएगा और वो सारे रिकॉर्ड लेकर आएगा जिस तरह से भी वो क्वेरी लिखी होगी। इस केस में क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय यानी कि एम्प्लॉय के टेबल में जो जो भी डाटा पड़ा होगा उसको सारे को वो लेकर आ जाएगा और उसको शो कर देगा। तो इस तरह से ये कमांड यूज की जाती है। अब हम बात करते हैं विच आर द सम ऑफ द क्लॉजेस विच यूज्ड विद सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहली चीज होती है फ्रॉम क्लोज। फ्रॉम का क्या मतलब होता है कि वो किस डेटाबेस से वो चीज लेकर आ रहा होता है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे मैंने ऊपर लिखा था सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय यानी कि फ्रॉम एम्प्लॉय उस डेटाबेस से वो डाटा लेकर आ रहा है, एम्प्लॉय से डाटा लेकर आ रहा है, उसके लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। इट डिफाइंस द टेबल एंड व्यूज फ्रॉम विच द डाटा कैन बी इंटरप्रेटेड। नेक्स्ट इज वेयर क्लोज। वेयर क्लोज का मतलब क्या होता है कि अगर हमें कोई कंडीशन लगानी पड़ती है, मान लो कि अगर वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 200, तो अगर 200 से अगर कोई भी सैलरी ऊपर है तो हमें सिर्फ वही वाले रिकॉर्ड चाहिए। तो अगर कोई भी तरह की हमें फिल्टरिंग लगानी पड़ती है हमारे डाटा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा पे, देन हम वेयर कंडीशन का यूज करते हैं। इट इज यूज टू फिल्टर द रिकॉर्ड दैट आर रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। उसके बाद है ऑर्डर बाय क्लोज। ऑर्डर बाय से आप समझ ही गए होंगे कि ऑर्डरिंग करने के लिए यूज किया जाता है। मान लो कि अगर सैलरी को हम असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं तो हम उसके लिए ऑर्डर बाय का यूज करते हैं। इट इज यूज टू सॉर्ट द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक फील्ड। नेक्स्ट इज ग्रुप बाय क्लोज। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि डिपार्टमेंट का अगर हम कॉमन चीजें ही निकाल कर लेकर आना चाहते हैं कि बाकी सारी वैल्यूज को हम ग्रुपिंग कर दें, देन उसके लिए हम ग्रुप बाय का यूज करते हैं। जिसमें हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो एग्रीगेटेड फंक्शन की मदद से भी निकाला जा सकता है। इसमें हमारे पास एक्चुअल डाटा नहीं होता, लेकिन हमने जो ग्रुप किया होता है वो वाला डाटा आया होता है। इट इज यूज्ड टू ग्रुप रिकॉर्ड विद आइडेंटिकल डाटा एंड कैन बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद सम एग्रीगेशन फंक्शन टू प्रोड्यूस समराइज्ड रिजल्ट फ्रॉम द डेटाबेस। नेक्स्ट इज हैविंग क्लोज। हैविंग क्लोज भी बेसिकली फिल्टर करने के लिए ही यूज किया जाता है। जिस तरह से हम वेयर का यूज करते हैं उसी तरह से हम हैविंग का यूज भी करते हैं, लेकिन वेयर को क्या हम जो हमारे पास डाटा पड़ा होता है उसके लिए यूज करते हैं। लेकिन हैविंग के केस में क्या होता है कि जो हमारे पास ग्रुप करने के बाद जो डाटा आता है यानी कि ग्रुप बाय का यूज करने के बाद एग्रीगेटेड डाटा आता है, हम उसमें उस चीज को यूज करते हैं। उसको अगर हम किसी तरह से फिल्टर लगाना चाहते हैं देन हम हैविंग का यूज करते हैं, हम वहां पे वेयर का यूज नहीं करते। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इट इज यूज टू फिल्टर द रिकॉर्ड इन कॉम्बिनेशन विद ग्रुप बाय क्लोज। इट इज डिफरेंट फ्रॉम वेयर सिंस वेयर क्लोज कैन नॉट बी फिल्टर एग्रीगेटेड रिकॉर्ड्स। तो आई होप कि इसकी क्लैरिटी आपको हो गई हो। देन उसके बाद अगर मैं इसी की आपको एग्जांपल दूं तो एग्जांपल में मैंने सिलेक्ट फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग और ऑर्डर बाय सबका यूज किया है। तो इसको देखने के बाद ही आई होप कि आपको क्लैरिटी हो गई होगी और मुझे बताना है कि इसमें आपने रिजल्ट क्या फाइंड किया। कमेंट सेक्शन में इसके बारे में डेफिनेटली बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंस एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइन। तो सबसे पहले आपको जॉइन के बारे में पता होना चाहिए। जॉइन बेसिकली दो या दो से ज्यादा टेबल से अगर आप डाटा निकाल कर लेकर आते हो उसके लिए यूज किया जाता है। बेसिक इसका यही मतलब होता है। अब आपको इंटरव्यू में किस तरह से बताना चाहिए। Joins are used to retrieve the data from multiple tables into a meaningful result set. It is performed whenever you need to fetch the record from two or multiple tables. तो इसकी अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो मेजरली ये सिर्फ 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेकिन वो भी आगे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि इसके 4 टाइप है, इनर जॉइन, सेल्फ जॉइन, आउटर जॉइन और क्रॉस जॉइन। फर्दर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है आउटर जॉइन के, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइन। अभी हम बात करते हैं सभी जॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इनर जॉइन के बारे में। अगर मान लो कि 2 टेबल दिए हैं, उनमें से कुछ ऐसे रिकॉर्ड जो कि दोनों टेबल में कॉमन होंगे उसको निकालना चाहते हैं, देन हम इनर जॉइन का यूज करते हैं। इनर जॉइन बेसिकली रिटर्न द रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ द टेबल्स। इसका सिंटैक्स क्या होता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ए, इनर जॉइन टेबल बी। इनर जॉइन इसमें यूज किया जाता है ताकि आप इसमें कॉमन वैल्यू निकाल सको। अब हम बात करते हैं क्रॉस जॉइन के बारे में। क्रॉस जॉइन क्या होते हैं कि मान लो कि आपके पास 2 टेबल है, टेबल ए, टेबल बी। तो जितने भी रिकॉर्ड आपके पहले टेबल में होते हैं वो सारे जब कंबाइन करते हैं दूसरे टेबल के साथ, तो उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम क्रॉस जॉइन की मदद से निकाल सकते हैं। इसमें जो हमारे पास रिजल्ट निकलता है वो जितनी भी टोटल नंबर ऑफ रोज होती हैं वो दोनों के मल्टीप्लाई करने के, मान लो कि अगर एक टेबल में 10 रोज हैं, दूसरे टेबल में मान लो 15 रोज है, तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 150 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो यही हमारे टोटल आउटपुट में आते हैं। अब बात करते हैं कि इसको यूज किस तरह से किया जाता है। सिलेक्ट ए डॉट नेम, डी डॉट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय एज ए, क्रॉस जॉइन डिपार्टमेंट एज डी। नेक्स्ट इज सेल्फ जॉइन। कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है कि हमें किसी एक पर्टिकुलर टेबल को ही उसी के साथ ज्वाइन करना पड़ता है, तो उस केस में हम सेल्फ जॉइन का यूज कर सकते हैं। अब आपको इंटरव्यू में किस तरह से बताना चाहिए। ए सिलेक्ट जॉइन इज यूज्ड टू जॉइन अ टेबल विद इटसेल्फ।
दिस ज्वाइन कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग द टेबल अलियास। टेबल अलियास का यूज करके हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, विच अलाउज अस टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम टेबल नेम इन अ सिंगल सेंटेंस। It will throw an error if you use the same table name more than once in a single query without using the table alias। तो अगर हमने सेम ही कॉलम नेम को बार बार यूज किया तो वो एरर थ्रो कर सकता है, तो इसलिए हम अलियास का यूज करते हैं। ए सेल्फ जॉइन इज रिक्वायर्ड व्हेन वी वांट टू कंबाइन द डाटा विद अदर डाटा इन द सेम टेबल इटसेल्फ। तो उसके बाद अब इस सिंटैक्स के बारे में बता सकते हैं, इस क्वेरी को लिख सकते हैं सेल्फ जॉइन के लिए। देन अब बात करते हैं आउटर जॉइन के बारे में। आउटर जॉइन तीन तरह के होते हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइन। इसमें क्या होता है कि मान लो कि दो टेबल्स हैं, टेबल ए टेबल बी। लेफ्ट केस में क्या होता है कि जो लेफ्ट वाला हमारे पास टेबल होता है उसके सारे के सारे रिजल्ट आ जाते हैं, और जो कॉमन, जो कि दोनों टेबल में जो कॉमन वैल्यूज होती हैं वो वाले रिजल्ट आ जाते हैं। ये हमारा केस होता है लेफ्ट आउटर जॉइन का। राइट आउटर जॉइन में हमारे पास उल्टा हो जाता है कि हमारे राइट वाले टेबल में जितने भी कॉलम्स होते हैं या फिर जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सारी डिस्प्ले हो जाती हैं, और उसके साथ जो कॉमन वैल्यूज आई होती हैं दोनों टेबल में वो भी डिस्प्ले हो जाती हैं। और देन लास्ट फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन में क्या होता है कि जितने भी दोनों टेबल्स में वैल्यू हम कंबाइन करके लेकर आ सकते हैं वो वैल्यूज को हम फुल आउटर जॉइन से लेकर आ सकते हैं। तो इसको आप यूज किस तरह से कर सकते हो? Left join returns the rows which are common between the tables and all the rows of left hand side table. Simply it return the rows from left hand side table even though there are no matches in the right hand side table. तो इसको आप किस तरह से यूज कर सकते हो? Select star from table A, left join table B on A dot call is equal to B dot call। इसमें मैं एक और कंडीशन ऐड करना चाहता हूँ कि दोनों टेबल में कोई यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि दोनों को कंबाइन करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। जनरली फॉरेन की के साथ दोनों को कंबाइन किया जा सकता है, तो दोनों टेबल में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होनी चाहिए, तभी आप किन्हीं दो टेबल को कंबाइन कर सकते हो। उसके बाद राइट आउटर जॉइन में भी सिमिलरली आप जहां पे लेफ्ट लिखा था वहां पे राइट लिख सकते हो। फुल आउटर जॉइन में आप जहां पे लेफ्ट राइट लिखा था वहां पे आप फुल जॉइन लिख सकते हो। तो इस तरह से आप तीनों जॉइन के बारे में डिफाइन कर सकते हो। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ट्रंकेट, डिलीट एंड ड्रॉप स्टेटमेंट इन एसक्यूएल। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि हर किसी से पूछा ही जाता है। लोग जनरली इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको यही कहूंगा, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। लिख लीजिए या फिर जैसे मर्जी याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन तो आपसे डेफिनेटली पूछा ही जाता है एसक्यूएल के केस में। तो इसमें मैं अगर आपको बेसिक डिफरेंस बताऊं तो क्या होता है, डिलीट जो होता है, डिलीट स्टेटमेंट जो होती है उसमें आप एन नंबर ऑफ रोज को डिलीट कर सकते हो। एक भी कर सकते हो, दो भी कर सकते हो, तीन भी कर सकते हो, जितनी चाहे आप उतनी कर सकते हो डिलीट के केस में। ट्रंकेट के केस में क्या होता है कि जितने भी आप रोज वहां पे दी होती है वो सारी की सारी जब आप डिलीट करना चाहो तब आप ट्रंकेट कमांड को यूज करते हो। डिलीट कमांड से की गई आप जो आपने डिलीट की होती है रोज उसको आप फिर से रिस्टोर कर सकते हो। ट्रंकेट वाली कमांड से डिलीट की गई रोज को आप फिर से रिस्टोर नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं लास्ट केस के बारे में जो कि है ड्रॉप। ड्रॉप में आपको एक पर्टिकुलर टेबल जो होता है उसको डिलीट करना पड़ता है। इसमें आपको डाटा भी सारा चला जाएगा, जितने भी रोज होते हैं वो सारा चला जाएगा, और उसके अलावा आपका स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाता है। तो ये इसमें बेसिक डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिलीट स्टेटमेंट के बारे में। डिलीट रिमूव सम और ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल बेस्ड ऑन द कंडीशन इट कैन बी रोल्ड बैक, यानी कि फिर से रोल बैक किया जा सकता है। तो उसके लिए हम डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इज ग्रेटर देन 0 का यूज कर सकते हैं। कोई कंडीशन लगाकर इसको यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद है ट्रंकेट स्टेटमेंट। तो इसमें ट्रंकेट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल एंड फ्री द स्पेस कंटेनिंग द टेबल। ट्रंकेट ऑपरेशन कैन नॉट बी रोल्ड बैक। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है आपको। इसमें अगर आप एग्जांपल देंगे तो कैसे दे सकते हैं, ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के अंदर जितना भी डाटा होगा वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। एक और बात याद रखने की जरूरत होती है कि इसमें सिर्फ डाटा डिलीट होता है, उसका स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता। और थर्ड केस है ड्रॉप स्टेटमेंट। ड्रॉप कमांड इज यूज्ड टू रिमूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस। If you drop a table, all the rows in the table are deleted and the table structure is removed from the database. It also cannot be retrieved back. तो इस केस में क्या होता है कि आपका डाटा तो जाता ही जाता है, लेकिन उसके साथ आपका स्ट्रक्चर भी चला जाता है, तो पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाता है। तो इसको यूज किस तरह से कर सकते हैं, ड्रॉप टेबल, देन उसके बाद आप जिस भी टेबल का नाम मेंशन करोगे तो वो टेबल डिलीट हो जाएगा। इन सब डिफरेंस के अलावा भी अगर आप और भी डिफरेंस बताना चाहते हो तो ये यहाँ पे लिखे हुए आप इनको फॉलो कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इंटरनेट पर जाकर और भी ज्यादा डिफरेंस निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अलियास इन एसक्यूएल। तो अगर मैं आपको बेसिक इसका मतलब बताऊं तो ये किसी भी पर्टिकुलर नाम को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। मान लो कि मेरा नाम है जैसे नितिन मंगोत्रा, मैं कहूंगी अब से आप मुझे सिर्फ निटमैन ही कहोगे, तो ये इसके लिए मैं अलियास यूज करूंगा। किसी पर्टिकुलर टेबल या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलम के नाम को चेंज करने के लिए, टेम्पररी वे में चेंज करने के लिए हम अलियास का यूज करते हैं ताकि हम उस तरह से उसको डिस्प्ले करवा सके। अब मैं बात करता हूं कि आपको इंटरव्यू में किस तरह से बताना चाहिए।
Alias, this command provides the another name to a table or a column. It can be used in where clause of a SQL query using the as keyword. Alias are created to make the tables or the columns names more readable. The remaining is just a temporary change and the table name does not change in original database. Alias are useful when tables or columns names are big or not very readable. उसके बाद आप इसकी एक एग्जांपल भी दे सकते हो. सिलेक्ट e डॉट नेम एज एम्प्लॉय नेम, यानी कि e हमने यहाँ पे किसी टेबल का नाम डिफाइन किया होगा, उसके अंदर जो फील्ड है नेम, उसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम एम्प्लॉय नेम से रिप्रेजेंट करेंगे. d डॉट नेम एज डिपार्टमेंट नेम, सिमिलरली वैसे ही e डॉट सैलरी एज मंथली सैलरी, e डॉट हायर डेट एज डेट ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम एम्प्लॉय एज e, यानी कि इसमें टेबल का नाम चेंज किया गया है e, जिसको हम ऊपर रेफर कर रहे हैं. लेफ्ट आफ्टर ज्वाइन डिपार्टमेंट d, सिमिलरली इसमें भी हमने वैसे यूज किया है. ऑन e डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू d डॉट आईडी, यानी कि एम्प्लॉय के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट आईडी के अंदर जो आईडी होगी, अगर वो दोनों इक्वल होंगी तो हम उसी तरह से रिजल्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं. तो आई होप कि आपको पता चल गया हो कि एलियास किस तरह से यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर कंस्ट्रेंट्स इन एसक्यूएल. कंस्ट्रेंट का बेसिक पर्पस ये होता है कि अगर हम किसी भी टेबल में कोई पर्टिकुलर फील्ड बना रहे होते हैं तो उस फील्ड में डाटा किस तरह से जाना चाहिए हम उसको डिफाइन करें. मान लो कि अगर मैं चाहता हूं कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में मैं नल वैल्यू नहीं चाहता तो मैं वहां पे नॉट नल कंस्ट्रेंट का यूज कर सकता हूं. अगर मैं चाहता हूं कि इसको प्राइमरी फील्ड बनाऊं तो मैं प्राइमरी की का यूज कर सकता हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इस तरह से मैं कितने सारे कंस्ट्रेंट लगा सकता हूं उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस डेटाबेस में. तो अब हम बात करते हैं कि हम इसको इंटरव्यू में किस तरह से बता सकते हैं. कंस्ट्रेंट्स are used to specify the rules that we can apply to the type of data in a table. That is, we can specify the limit on the type of the data that can be stored in a particular column in a table using the constraint. It can be applied for a single or multiple field in the SQL table during the creation of the table or after creating using the alter table command. तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम उसी टाइम पे नीचे लिख रहे थे ना कि प्राइमरी की है ये, यूनिक की है ये, तो उस टाइम पे हम कंस्ट्रेंट्स ही ऐड कर रहे थे. It enforces us to store the valid data and prevent us from storing the irrelevant data. तो इसीलिए ये ज्यादा यूज की जाती है. इसके बाद इसके दो टाइप्स होते हैं, कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट और दूसरा है टेबल लेवल कंस्ट्रेंट. कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट आर दीज कंस्ट्रेंट आर ओनली अप्लाइड टू ए सिंगल कॉलम एंड लिमिट द टाइप ऑफ द डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर कॉलम. उसके बाद टेबल भी सिमिलरली जो हम कंस्ट्रेंट टेबल के लिए लगाते हैं तो उसको टेबल लेवल कंस्ट्रेंट कहा जाता है. These constraints are applied to the entire table and limit the type of data that can be entered. अब हम बात करते हैं कि इस कौन कौन से कंस्ट्रेंट होते हैं एसक्यूएल में. तो ये सारे कंस्ट्रेंट होते हैं जो कि हम एसक्यूएल में यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला है नॉट नल. नॉट नल बेसिकली आप मतलब ही समझ गए होंगे कि हम उस पर्टिकुलर फील्ड में कोई भी नल वैल्यू नहीं दे सकते. उसके बाद है चेक, वेरीफाइज दैट ऑल द वैल्यूज इन ए फील्ड सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर कंडीशन. अगर हम कोई कंडीशन लगा रहे हैं तो उस टाइम पे हम चेक का यूज कर सकते हैं. देन उसके बाद है डिफॉल्ट, ऑटोमेटिकली असाइन अ डिफॉल्ट वैल्यू इफ नो वैल्यू हैज बीन स्पेसिफाइड फॉर दैट फील्ड. अगर कई बार हमें क्या होता है कि हम उस पर्टिकुलर फील्ड में अगर कोई वैल्यू ना दे तो डिफॉल्टली उसमें कोई वैल्यू चली जाए, उसके लिए हम डिफॉल्ट वर्ड का यूज करते हैं. इंडेक्स, इंडेक्सेस अ फील्ड प्रोवाइडिंग द फास्टर रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड्स. इंडेक्स क्या होते हैं फर्दर मैं आपको डेफिनेटली इसके बारे में बताऊंगा. और उसके बाद है यूनिक की, प्राइमरी की और फॉरेन की. इन तीनों के बारे में मैंने आपको अभी बताया तो मुझे नहीं लगता इसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत है. तो ये सारे कंस्ट्रेंट हैं जो कि हम यूज करते हैं एसक्यूएल में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लोज इन एसक्यूएल. तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया है कि ये दोनों क्लोजेस यूज किए जाते हैं फिल्टर करने के लिए. अगर हमें कोई भी डाटा को फिल्टर करना होता है जिसमें कोई पर्टिकुलर कंडीशन लगानी पड़ती है कि सिर्फ यही डाटा हमें शो हो, फिर उस टाइम पे हम वेयर या हैविंग कंडीशन को यूज करते हैं. दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैंने आपको ऑलरेडी जिस तरह से बताया कि जो वेयर कंडीशन होती है उसको हम ग्रुप बाय के साथ यूज नहीं करते, यानी कि जितना भी डाटा हमारे पास ऑलरेडी पड़ा होता है उसको जब हम किसी भी तरह की फिल्टरिंग करते हैं तो हम वेयर क्लोज का यूज करते हैं. वहीं पे अगर हम ग्रुप बाय का फंक्शन का यूज कर लेते हैं देन उस टाइम पे हमारे पास कुछ एग्रीगेटेड डाटा आ जाता है जिसको फिल्टर करने के लिए हम हैविंग कीवर्ड का यूज करते हैं. तो आई होप कि इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई हो. अब आपको इंटरव्यू में किस तरह से बताना है उसके बारे में बात करते हैं. SQL clauses helps to limit the result set by providing a condition to the query. A clause helps to filter the rows from the entire set of record. For example, where and having clauses. जैसा मैंने आपको अभी बताया. दोनों में डिफरेंस क्या है ये सारे पॉइंट आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे. मुझे नहीं लगता कि इसको एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन एंड बिटवीन ऑपरेटर. तो बेसिक अगर मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊं तो बिटवीन में क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर रेंज दे दी जाती है. मान लो कि अगर आपको बोल दिया जाए कि 1 से लेकर 10 नंबर तक जितने भी नंबर अगर आ रहे हैं उसके रिजल्ट लेकर आओ,
तो उसमें हम बिटवीन का यूज कर सकते हैं। इसमें एक भी इंक्लूड होता है और 10 भी इंक्लूड होता है, तो इस केस में हम बिटवीन का यूज करते हैं। अब मान लो कि अगर आपको बोला जाए कि कोई स्पेसिफिक नंबर ही लेकर आना है, मान लो कि आपको बोल दिया जाए सिर्फ 2 लेकर आओ, 5 लेकर आओ, 7 लेकर आओ या फिर 10 लेकर आओ, तो उस केस में आप इन का यूज कर सकते हैं। इन के अंदर आप ये सारी वैल्यूज डाल दें और सिर्फ वही वही फिल्टरिंग आप लगा दें कि सिर्फ आपको 2 वाली वैल्यू चाहिए, 5 वाली वैल्यू चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उस केस में आप इनका यूज कर सकते हो। तो इसमें इन दोनों में बेसिक यही डिफरेंस होता है। अब आपको इंटरव्यू में किस तरह से बताना है उसके बारे में बात करते हैं। बिटवीन ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिस्प्ले द रोज बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ वैल्यूज, यानी कि प्रॉपर एक रेंज होती है, उसमें से जो भी वैल्यूज होती है उसको डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। वेयर इन कंडीशन ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक फॉर द वैल्यूज कंटेन इन अ स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यू, यानी कि कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए जब हमें रिजल्ट चाहिए तो हम उसके केस में इनका यूज करते हैं। दोनों को किस तरह से यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन 25,000 एंड 35,000, यानी कि 25,000 से 35,000 के बीच अगर कोई सैलरी आ रही हो देन हमें वो वाली सैलरी डिस्प्ले हो जाए। इन दोनों में एक और चीज याद रखने की जरूरत है कि जो दोनों हमने वर्ड लिखे होते हैं वो दोनों वर्ड हमारे इंक्लूड होते हैं बिटवीन के केस में। अब हम बात करते हैं इनके केस में। इनके केस में क्या होता है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इन 23,000, 25,000, 26,000 एंड 30,000। तो इस केस में क्या होता है कि सिर्फ वही वही वैल्यूज आएंगी जो वैल्यूज हमारे इस सेट में पड़ी होती हैं। तो बेसिक इसका यही डिफरेंस होता है। उसके बाद में अगर आपको पॉइंट्स बनाकर डिफरेंस के बारे में बताऊं तो आप इस तरह से भी बता सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफॉल्ट ऑर्डरिंग ऑफ डाटा यूजिंग द ऑर्डर बाय क्लॉज एंड हाउ इट कैन बी चेंज्ड। तो इसमें क्या होता है कि जो डिफॉल्ट ऑर्डरिंग होती है ऑर्डर बाय की, तो वो होती है असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो इसके असेंडिंग ऑर्डर में ये ऑर्डर करता है अगर इसमें कोई भी वैल्यू ना दी जाए। उसके बाद अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको डिसेंडिंग की वैल्यू दे सकते हैं, यानी कि ऑर्डर बाय डीएसई। डिसेंडिंग के लिए हम डीएसई का यूज करते हैं, असेंडिंग के लिए एएसई का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम एएसई ना भी प्रोवाइड करें तो वो बाय डिफॉल्ट एएसई वैल्यू ले लेता है। अब हम बात करते हैं कि आपको इंटरव्यू में किस तरह से बताना चाहिए। The order by clause is used to sort the table data either in ascending or descending order. By default, order by sorts the data in ascending order. If we want to change its default behavior, we need to use the descending keyword after the column name in the order by clause. तो आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। होप कि आपको एग्जाम्पल और सिंटैक्स क्लियर हो गए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, डिस्टिंक्ट बेसिकली यूज किया जाता है यूनिक वैल्यूज के लिए, कि जब हमें किसी भी पर्टिकुलर कॉलम से यूनिक वैल्यूज चाहिए होते हैं देन हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप इसको इंटरव्यू में किस तरह से बता सकते हो। द डिस्टिंक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू एंश्योर दैट द फेच्ड वैल्यू ऑलवेज हैव द यूनिक वैल्यू. It doesn't allow to have the duplicate values. The distinct keyword is used with the select statement and retrieves the different values from the tables column. तो अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करूं तो सिंटैक्स इसका होता है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, उसके बाद अगर आप कोई भी कॉलम का नाम दोगे तो उस कॉलम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज डिस्टिंक्ट हो जाती है, उस कॉलम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू यूनिकली डिफाइन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एग्रीगेटेड फंक्शंस एंड हाउ मेनी एग्रीगेटेड फंक्शंस आर अवेलेबल इन एसक्यूएल। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एग्रीगेटेड फंक्शन के बारे में बताऊं तो जब भी हम किसी भी डाटा पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाकर उससे कुछ रिजल्ट निकालना चाहते हैं उस केस में हम एग्रीगेटेड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। बेसिक इसका यही मतलब होता है। अब हम बात करते हैं कि आपको इंटरव्यू में किस तरह से बताना चाहिए और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। Aggregate functions are used to evaluate the mathematical calculation and return the single value. Aggregate functions are often used with the group by and having clauses of the select statement. This can be calculated from the columns in the table. अब मैं अगर आपके किसी के टाइप्स के बारे में बताऊं, यानी कि कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन हम यूज करते हैं, देन ये सारे एग्रीगेट फंक्शन हम यूज करते हैं एसक्यूएल में, जिसमें सबसे पहला नंबर है काउंट, देन एवरेज, मैक्स, मिन एंड सम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सबसेट्स इन एसक्यूएल। तो एसक्यूएल में कौन कौन से सबसेट होते हैं, जैसे कि डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल एंड टीसीएल। इनके नाम से ही आपको इसकी समझ आ जाएगी कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीडीएल के बारे में, जो कि है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि जब हम किसी भी डाटा को डिफाइन करने के लिए जिन भी कमांड्स का यूज करते हैं उन कमांड्स को हम DDL कमांड्स का नाम देते हैं। जैसे कि DDL डिफाइंस द डाटा स्ट्रक्चर, DDS डील्स विद द डाटाबेस स्कीमा एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द डाटा शुड रिसाइड इन ए डाटाबेस। DDL कमांड दैट वी यूज आर क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, कमेंट एंड रीनेम। देन उसके बाद है DML, यानी कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जब भी हम डाटा में किसी भी तरह की मैनिपुलेशन यानी कि चेंजेस चाहते हैं, अपडेशन चाहते हैं, देन उसके लिए हम DML कमांड का यूज करते हैं। DML इज यूज्ड टू स्टोर, modify, retrieve, delete and update the data in the database. DML deals with the data manipulation of existing data in the database. DML commands are select, insert, update and delete.
देन उसके बाद है डीसीएल, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, यानी कि इसमें हमारे पास कुछ एक्सेसेस का सीन होता है, किसी भी डाटा को किस तरह से कंट्रोल करना है, क्या क्या एक्सेस दिए जाते हैं, उस केस में हम डीसीएल कमांड का यूज करते हैं। डीसीएल कंट्रोल्स द एक्सेस टू द स्टोर डाटा इन द डेटाबेस। डीसीएल मोस्टली कंसर्न्ड विद द राइट्स, परमिशंस एंड अदर कंट्रोल्स ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। डीसीएल कमांड्स आर लाइक grant and revoke. And next is TCL, transaction control language. TCL is used to deal with the transaction operation in database. TCL commands are commit, rollback, save point and set transaction. Next question is what are type of relationships in SQL? तो SQL में कौन कौन से relationships होते हैं? तो relationship का basic मतलब क्या होता है कि अगर हम दो या दो से ज्यादा टेबल में किसी तरह का कोई कनेक्शन बिठा देते हैं, देन उस कनेक्शन को हम रिलेशनशिप का नाम देते हैं इन SQL टर्म्स। अब हम बात करते हैं कि आप इसको इंटरव्यू में किस तरह से बता सकते हैं। डेटाबेस रिलेशनशिप इज डिफाइंड एज द कनेक्शन बिटवीन द टेबल इन द डेटाबेस। तो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि वन टू वन रिलेशनशिप। दिस कैन बी डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स वेयर ईच रिकॉर्ड इन वन टेबल इज एसोसिएटेड विद द मैक्सिमम ऑफ वन रिकॉर्ड इन अनदर टेबल। जब दोनों टेबल में अगर हम सिर्फ एक ही की के साथ किसी को कंबाइन किया होता है, देन उसको हम वन टू वन रिलेशनशिप का नाम देते हैं। देन उसके बाद है वन टू मैनी एंड मैनी टू वन रिलेशनशिप। दिस इज द मोस्टली कॉमनली यूज्ड रिलेशनशिप वेयर अ रिकॉर्ड इन द टेबल इज एसोसिएटेड विद मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन अदर टेबल। Next is many to many relationship. This is used in case when multiple instances on both sides are needed for defining a relationship. Self-referencing relationship. This is used when a table needs to define a relationship with itself. तो ये सारे रिलेशनशिप यूज होते हैं एसक्यूएल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आरडीबीएमएस एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम डीबीएमएस। वेल ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं जो कि अगर आप इंटरनेट पर इनकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए मैं अगर आपको सिर्फ आरडीबीएमएस के बारे में बताऊं तो वो क्या होता है कि इसमें जो हम डाटा स्टोर करते हैं वो हम टेबल्स की फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। बेसिक इसमें सिर्फ यही चीज होती है। उसके अलावा आपको क्या चीज इंटरव्यू में बोलनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। RDBMS stands for the Relational Database Management System that stores the data in the form of collections of table. And relation can be defined between the common fields of these table. It also provides the relational operator to manipulate the data stored into the table. For example, Microsoft Access, MySQL, SQL Server, Oracle Database, etc. और उसके बाद आप अगर डिफरेंस के बारे में बताओगे डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में क्या होता है तो आप ये डिफरेंस बता सकते हो। अगर आप इसको रीड भी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ हमारे मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस खत्म होते हैं और अब बात करते हैं कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ क्वेरी। तो जो भी हम क्वेरी लिखते हैं जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इसको एक क्वेरी का नाम दिया जाता है, जिसका मेन पर्पस क्या होता है कि हम किसी भी डाटाबेस से डाटा को फेच करके लेकर आते हैं। तो बेसिकली क्वेरी का यही काम होता है। क्वेरी मैंने आपको बताई थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इसको आप अब इंटरव्यू में किस तरह से बता सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। एन एसक्यूएल क्वेरी इज यूज्ड टू रिट्रीव द रिक्वायर्ड डाटा फ्रॉम द डेटाबेस। A query is a code written in order to get the information back from the database. However, there may be multiple SQL queries that yield the same results but with different level of efficiency. An inefficient query can drain the database resource, reduce the database speed, or result in the loss of service for other user. So it is very important to optimize the query to obtain the best database performance. उसके बाद आप इसके सिंटैक्स के बारे में बता सकते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सब क्वेरी एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको क्वेरी के बारे में बताया, उसी क्वेरी के अंदर जब हम एक और क्वेरी लिख देते हैं तो उसको इनर क्वेरी का नाम दिया जाता है, उसी को ही हम एक सब क्वेरी का नाम देते हैं। सबसे पहले जब भी कोई क्वेरी एग्जीक्यूट होती है तो सबसे पहले इनर क्वेरी यानी कि जो सब क्वेरी हमने लिखी होती है वो एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद मेन क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। अब आपको इंटरव्यू में किस तरह से बताना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। A subquery can be simply defined as a query within another query. जब एक क्वेरी के अंदर कोई और क्वेरी आ जाती है then उसको हम सब क्वेरी का नाम देते हैं। The outer query is the main query and the inner query is the subquery. Subquery is always executed first and the result of the subquery is passed on to the main query. A subquery can be used any comparison operator such as greater than, less than or equal to. For example, जैसे मैंने आपको बताया था कि थर्ड हाईएस्ट सैलरी या फिर सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालने के लिए आप सब क्वेरी का यूज कर सकते हो, तो यही यहाँ पे लॉजिक लिखा है। सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयर, इसी तरह से आप इसको 2-3 बार अगर लिखोगे तो उसी तरह से इसके रिजल्ट आते रहेंगे। तो आई होप कि ये एग्जांपल आपको क्लियर हो। उसके बाद बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सब क्वेरी। तो सब क्वेरी आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, correlated subquery and non-correlated subquery. Next question is what is a self join and what is its requirement? Well, self join के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर से बताने की जरूरत है। देन उसके बाद बात करते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है।
A self join is required when we want to combine the data with other data in the same table itself. It is often very useful to convert a hierarchical structure to a flat structure. तो इसलिए हम सेल्फ जॉइन को यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउ फंक्शन एंड करंट डेट फंक्शन. तो बेसिक जैसे मैंने आपको पहले ही डिफरेंस बता दिया था कि नाउ में क्या होता है कि आपको डेट के साथ साथ टाइम भी मिल जाता है, वेयर एज करंट डेट में क्या होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ डेट मिलती है. अब आपको इंटरव्यू में किस तरह से बताना चाहिए और इसकी एग्जाम्पल किस तरह से देनी चाहिए उसके बारे में बताता हूं. कि नाउ के केस में नाउ कमांड विल फेच द करंट डेट एंड टाइम बोथ इन द फॉर्मेट year, month and date, hours, minute and second, whereas current date command will fetch the date of the current date in format of year, month and date. नाउ के लिए आप सिलेक्ट नाउ कमांड का यूज कर सकते हो और करंट डेट के लिए आप सिलेक्ट करंट डेट का यूज कर सकते हो. आपको मैंने रिजल्ट भी यहाँ पे शो कर दिया तो आप इसको भी देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द रिमाइंडर इन ए डिवीजन ऑपरेटर इन एसक्यूएल. तो इसका आंसर होता है मोड फंक्शन. मोड फंक्शन का यूज करके आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो. जैसे कि सिलेक्ट मोड 27,5 एज वैल्यू. तो इसमें जो भी इसका रिमाइंडर आता होगा 27 को 5 के साथ डिवाइड करने के बाद 2 आता है तो हमें रिजल्ट में 2 दिखाई दे जाएगा. Next question is what is the main disadvantage of deleting the data from an existing table by using the drop table command. तो इसमें क्या होता है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ड्रॉप टेबल कमांड का यूज हम तब करते हैं जब हमें प्रॉपर कोई टेबल डिलीट करना होता है, यानी कि उसके अंदर का डाटा भी डिलीट करना होता है और उसके अंदर का स्ट्रक्चर भी डिलीट करना होता है. लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि हमें कई बार सिर्फ और सिर्फ डाटा ही डिलीट करना पड़ता है. तो उस केस में अगर हमारा स्ट्रक्चर भी उसी के साथ डिलीट हो जाता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है. तो इट्स ऑलवेज एडवाइजरेबल कि हम सबसे पहले ट्रंकेट कमांड का यूज करें और अगर पहले हमें पता चल जाए कि वो एकदम खाली हो चुका है उसके बाद ही हम ड्रॉप टेबल कमांड का यूज करें. ड्रॉप टेबल command deletes complete data from the table along with removing the complete table structure too. In case our requirements was only just remove the data, then we would need to recreate the table to restore the data in it. In such cases, it is always advised to use the truncate command. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड varchar 2 डाटा टाइप्स इन एसक्यूएल. तो इसमें आप ये सारे के सारे पॉइंट्स के बारे में बता सकते हो. बेसिक इसमें जो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, कैर डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर द कैरेक्टर स्ट्रिंग ऑफ फिक्स्ड लेंथ, whereas varchar data type is used to store the character string of variable length. बेसिक इसमें यही डिफरेंस होता है. उसके अलावा बाकी डिफरेंसेस के बारे में भी बता सकते हो. इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है. अगर आप इसको एक बार रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर स्केलर फंक्शन. तो स्केलर फंक्शंस आर इनबिल्ट फंक्शंस इन एसक्यूएल. Whatever be the input provided to the scalar functions and the output returned by these functions will always have a single value. तो इसमें क्या कौन कौन से स्केलर फंक्शन हम यूज करते हैं? लेंथ, यू केस, एल केस, मिड, राउंड, नाउ और कंकैट, रैंड एंड फॉर्मेट. तो अगर आप इसको एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ डेटाबेस. तो बेसिकली इसका मतलब यही होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा. अब ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है. मुझे नहीं लगता इसमें समझाने की कुछ भी जरूरत होती है. अगर आप इसको इंटरनेट पर जाकर रिसर्च भी करोगे कि डेटाबेस क्या होता है तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी बताने लायक. अभी अगर मैं ये बताऊं कि आपको इंटरव्यू में किस तरह से बताना चाहिए तो उसके बारे में बात करते हैं. ए डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा for easy access, storing, retrieval and managing of data. This is also known as the structural form of data which can be accessed in many ways. Almost every organization uses the database for storing the data due to its easily accessible and high operational ease. The database provides the perfect access to data and lets us perform required tasks. It is also the collection of schema, tables, queries, views, etc. For example, school management database and bank management database. The following are the common features of the database. For example, manages large amount of data, accurate, easy to update, security, data integrity, easy to research data. तो ये सब चीजें आप बता सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एसक्यूएल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नो एसक्यूएल एंड एसक्यूएल डेटाबेसेस. तो बेसिकली एसक्यूएल जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है और आप इसको अब इंटरव्यू में किस तरह से बता सकते हो. एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज्ड इन डेटाबेस. इट इज यूज्ड फॉर क्वेरी एंड ऑपरेटिंग डेटाबेस सिस्टम. एसक्यूएल इज द कोर ऑफ द रिलेशनल मैनेजमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग एंड मैनेजिंग द डेटाबेस. अब मैं अगर डिफरेंस की बात करूं तो ये सारे के सारे डिफरेंस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए. अगर आप इसको एक बार रीड भी करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे के सारे डिफरेंस क्या हैं. तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड माईएसक्यूएल. एसक्यूएल बेसिकली एक लैंग्वेज होती है वेयरएज माईएसक्यूएल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है. बेसिक इन दोनों में यही डिफरेंस होता है. अब आपको इंटरव्यू में किस तरह से बताना चाहिए, मैंने सारे के सारे डिफरेंस यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं. आपको जहाँ पे जो भी अगर रीड भी करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में. तो मुझे नहीं लगता इसमें भी कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय डीबीएमएस एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स.
तो DBMS is a database management system, is a software application that interacts with the user, applications and the database itself to capture and analyze data. DBMS is a system software responsible for creation, retrieval, updation and management of the database. A DBMS allows a user to interact with the database. The data stored in the database can be modified, retrieved and deleted and can be of any type like string, number, in images, etc. Without the database management system, it would be far more difficult for the user to access the database data. There are two types of database. One is the relational database management system and second is the non-relational database management system. तो इसी के साथ हमारे कॉमन क्वेश्चंस यहीं पे खत्म होते हैं और अब बात करते हैं एडवांस लेवल क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इज अ ब्लैंक स्पेस और जीरो सेम एज नल वैल्यू? तो इसका आंसर है नो। अब हम बात करते हैं कि इसके रीजंस क्या हो सकते हैं। ए नल वैल्यू इज अ वैल्यू विच इज अनअवेलेबल, अनअसाइंड, अननोन और नॉट एक्सेप्टेबल. It would be used in the absence of any value. We can perform the arithmetic operation on it. On the other hand, zero is a number and blank space is treated as a character. तो I hope कि इतना आपको क्लियर हो गया हो. In SQL, zero or blank space can be compared with the another zero or blank space, whereas one null may not be equal to the another null. Null means data might not be provided or there is no data. Next question is what is union? Union all, minus and intersect command in SQL. तो सबसे पहले बात करते हैं union की. The union operator combine the result of two or more select statement by removing the duplicate rows. The columns and the data types must be same in the select statement. तो इसमें क्या होता है कि आपकी जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज होती हैं वो सब रिमूव कर देता है अगर आप दो या दो से ज्यादा टेबल्स को कंबाइन करते हो। तो यूनियन ऑल यूज किया जाता है। इट इज सिमिलर टू द यूनियन ऑपरेटर बट इट डजंट रिमूव द डुप्लीकेट रोज। तो ये भी वही सेम काम करता है जब आप दो या दो से ज्यादा टेबल्स को कंबाइन करते हो, बट ये डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव नहीं करता। देन उसके बाद है इंटरसेक्ट। इट रिटर्न द कॉमन रिकॉर्ड फ्रॉम टू और मोर सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो जब दो या दो से ज्यादा टेबल्स में हमें कोई कॉमन वैल्यू चाहिए होती है, देन उस टाइम पे हम इंटरसेक्ट का यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद बात करते हैं माइनस के। दिस ऑपरेटर रिटर्न्स द रिकॉर्ड फ्रॉम द फर्स्ट क्वेरी which is not found in the second query. It does not return the duplicate value. तो ये डुप्लीकेट वैल्यू रिटर्न ना करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एसिड प्रॉपर्टीज इन डेटाबेस। तो एसिड प्रॉपर्टीज का बेसिक पर्पस यही होता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से फुलफिल करना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मान लो कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपने कोई अमाउंट ए बैंक से दूसरे बैंक में भेजा, तो उस टाइम पे अगर मान लो कि सर्वर डाउन हो गया या फिर कुछ भी इशू हो सकता है, तो उस टाइम पे अगर कुछ भी ब्रेकेज आ जाती है तो उस टाइम पे आपके वो पैसे बीच में ही फंसे नहीं रहते, वो ट्रांजैक्शन फिर से वापस जाकर आपके ही अकाउंट में वो सारे पैसे डाल देते हैं। तो इस पर्पस के लिए एसिड प्रॉपर्टीज को यूज किया जाता है, यानी कि जब तक वो ट्रांजैक्शन पूरी एंड तक कंप्लीट नहीं होती तब तक वो चलती रहे और अगर कहीं पे भी उसका इशू आ जाता है तो उसी टाइम पे रिवर्ट बैक होकर वापस चली जाए। तो इसको अब आप इंटरव्यू में किस तरह से बता सकते हो। The asset properties are meant for the transaction that goes through a different group of tasks. A transaction is a single logical order of data. It provides the properties to maintain consistency before and after the transaction in a database. It also ensures that the data transactions are processed reliably in a database system. The asset property stands for atomicity, consistency, isolation, and durability. Atomicity. It ensures that all the statement or operation within the transaction unit must be executed successfully. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह पे डाटा भेज रहे हो या फिर कोई भी पैसा भेज रहे हो तो वो पूरी तरह से कंप्लीट हो। एटॉमिसिटी इसका ध्यान रखती है। If one part of the transaction fails, the entire transaction fails. अगर मान लो कि बीच में कहीं पे वो रुक गया तो वो उसी टाइम पे वो सारा का सारा प्रोसेस ही स्टॉप कर देता है एंड द डेटाबेस स्टेट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। तो वो सारा जो डाटा होता है वो फिर से वापस चला जाता है और जो भी डेटाबेस की उस टाइम पे कंडीशन होती है वो उसी तरह से ही रहती है। इट्स मेन फीचर आर कमिट, रोल बैक एंड ऑटो कमिट। Next is consistency. This property ensures that the data must meet all the validation rules. In simple words, we can say that the database changes state only when the transaction will be completed successfully. It also protects the data from crashes. तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा डाटा इधर से उधर जा रहा होता है उसमें प्रॉपर कंसिस्टेंसी रहती है। नेक्स्ट इज आइसोलेशन। दिस प्रॉपर्टी गारंटेड दैट द कॉन्करेंट प्रॉपर्टी ऑफ द एग्जीक्यूशन इन द ट्रांजैक्शन यूनिट मस्ट बी ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली। तो मान लो कि अगर आप जब एक टाइम पे ट्रांजैक्शन कर रहे होते तो ऐसा तो नहीं ना कि आप ही सिर्फ उस टाइम पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपके जैसे वहां पे लाखों करोड़ों लोग और भी हैं जो कि सेम टाइम पे ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे। तो उस टाइम पे आप सारे के सारे प्रोसेसेस को एकदम आइसोलेट करके रखना, उस चीज को आइसोलेशन का नाम दिया जाता है।
It also ensures that the statements are transparent to each other. The main goal of providing the isolation is to control concurrency in the database. Next is durability. This property guarantees that once a transaction has been committed, it persists permanently even if the system crashes, power loss or fail. Durability का मतलब ये होता है कि मान लो कि आपकी एक बार ट्रांजैक्शन हो जाती है, आपके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे चले जाते हैं, तो उसके बाद वो परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं, यानी कि उसके बाद उस अकाउंट से निकल के पैसे वापस नहीं आएंगे, वो परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं, तो इसको ड्यूरेबिलिटी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन एंड व्हाट आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन का बेसिक पर्पस ये होता है कि मान लो कि हमारे पास कोई टेबल है, उसमें बहुत ज्यादा कंप्लेक्स डाटा पड़ा हुआ है, मान लो कि एक ही फील्ड में दो दो तीन तीन नाम दिए गए हैं, कुछ मल्टीपल फील्ड में हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा कंजस्टेड वे में होकर पड़ा हुआ है, तो उन्हीं सब चीजों को हम अगर सेपरेट सेपरेट डाटा बना ले, मान लो कि अगर एक डाटाबेस है जिसमें हमने कोई भी ऐसे फॉरेन की के साथ उसको रिलेशन इधर उधर नहीं किया हुआ, तो वो सारा का सारा डाटा हमारे पास एक जगह पे पड़ा हुआ है, then it is very difficult to fetch the data for a particular query। तो उस केस में क्या करते हैं कि हम उन्हीं सब डाटा को अलग अलग छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम नॉर्मलाइजेशन का नाम देते हैं। अब बात करते हैं कि आपको इंटरव्यू में किस तरह से बताने की जरूरत होती है। Generally in a table we will have a lot of redundant information which is not required, so it is better to divide this complex table into multiple smaller tables which contains only unique information. The process of table design to minimize the data redundancy is called normalization. In other words, normalization in SQL is the process of organizing the data to avoid the duplication and redundancy. It includes the creation of tables, establishing the relationship between them, and defining the rules for those relationships. The main aim of normalization is to add, delete, or modify fields that can be made in a single table. Some of the advantages are reduction of redundant and duplicate data, quickly find the information, more tables with smaller rows, better database organization. अब बात करते हैं various forms of normalization. There are many successive levels of normalization. These are called normal forms. Each consecutive normal form depends on the previous one. सबसे पहले बात करते हैं first normal form के बारे में. A relation schema is in one NF if and only if all attributes in the relation are atomic, that is individual value, यानी कि हर एक relation की value अलग अलग individual value होनी चाहिए, and there are no repeating elements or group of elements. Second normal form is a relation is said to be in 2NF if and only if it is in 1NF. जब पहला वाला normal form हो जाता है then उसके बाद दूसरा form हम तैयार कर सकते हैं, and creates and places the data subsets in an individual table and defines the relationship between the table using a primary key. Now comes to the third normal form, that is 3NF. A relation is said to be in 3NF if and only if it is in 2NF form and removes those columns which are not related through the primary key. Fourth normal form, that is 4NF, meeting all the requirement of 3NF and does not define multi-value dependency. 4NF is also called as BCNF. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ नॉट परफॉर्मिंग द डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, हमारे पास जो ऑलरेडी डाटा पड़ा होगा वो बहुत ज्यादा रेपिटेटिव फॉर्म में होगा, यानी कि बहुत ज्यादा रिडंडेंसी उसमें होगी, तो उसके कारण बहुत ज्यादा वेस्टेज ऑफ स्पेस चली जाएगी। तो उस चीज को रिमूव करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का यूज कर सकते हैं। और ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डाटा हमारे पास कंप्लेक्स फॉर्मेट में पड़ा होता है, अगर हम उसको सेपरेटली स्मॉल स्मॉल टेबल्स में डिवाइड कर ले तो वो डाटा को रीड करना भी काफी इजी हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको इंटरव्यू में किस तरह से बताने की जरूरत होती है। द occurrence of redundant terms in the database cause the waste of space in the disk. Due to the redundant terms, inconsistency may also occur. If any change is made in the data of the one table but not made in the same data in the another table, then inconsistency will occur. This inconsistency will lead to the maintenance problem and affect the asset properties as well. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डी नॉर्मलाइजेशन। तो जो मैंने अभी आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया, इसी को अगर आप उल्टा करोगे तो डी नॉर्मलाइजेशन बन जाएगा, यानी कि जितने भी आपने बहुत ज्यादा अगर टेबल्स बना लिए होंगे उन्हीं सबको कंबाइन करके कुछ बड़ा टेबल बना रहे होंगे, देन उसको हम डी नॉर्मलाइजेशन का नाम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको इंटरव्यू में किस तरह से बताने की जरूरत होती है। Denormalization is the inverse process of normalization where the normalized schema is converted to a schema that has redundant information. Denormalization is a technique used to access the data from higher to lower normal form of database. The performance is improved by using the redundancy and keeping the redundant data consistent.
The reason for performing the denormalization is the overhead produced in the query processor by an over-normalized structure. तो क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा टेबल्स बना लेते हैं तो उन सबको कंबाइन करने में जो क्वेरीज यूज होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा जॉइंट्स लगाने पड़ते हैं, तो बहुत कम्प्लेक्स क्वेरी के रूप में हमें मिलती है, तो जो कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इतनी ज़्यादा क्वेरीज या फिर इतने ज़्यादा जॉइंट्स लगाना किसी मल्टीपल टेबल्स के कारण कि हमें कोई पर्टिकुलर रिजल्ट फैक्ट हो जाए, तो उसके कारण हम डीनॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं. Denormalization does not mean that the normalization will not be done. It is optimized strategy that takes place after the normalization process. It adds the redundant terms into the table to avoid the complex joins and many other complex operations. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडेक्स एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स. तो इंडेक्स का बेसिक पर्पस यही होता है, इंडेक्सिंग करने के लिए यूज की जाती है डाटाबेस में. मान लो कि आपको कोई डाटा अगर चाहिए तो उसकी अगर आप इंडेक्सिंग करके रखते हो तो वो डाटा को आप रिट्रीव बहुत आसानी से कर सकते हो. इंडेक्सिंग की अगर मैं एग्जांपल दूं तो मान लो कि अगर आपके पास बुक्स है, बुक्स में आप सबसे पहले वाले पेज पे अगर जाते हो तो वहां पे लिखा होता है ना कि ये टॉपिक है इस पेज नंबर पे, ये टॉपिक है इस पेज नंबर पे, तो उससे क्या होता है कि आप डायरेक्टली वहां पे पहुंच जाते हो. तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होता है कि आपका टाइम बचता है और डायरेक्टली अगर आपको पता हो कि किस नंबर पे जाना तो आप डायरेक्टली बुक खोल के उसी नंबर पे चले जाते हो. तो इसीलिए इंडेक्सिंग का यूज किया जाता है. अब हम बात करते हैं कि आपको इंटरव्यू में किस तरह से बताने की जरूरत होती है. डेटाबेस इंडेक्स इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड अ क्विक लुकअप ऑफ डाटा इन ए कॉलम or columns of a table. An index creates an entry for each value and hence it will be faster to retrieve the data. It also has a unique value, meaning that the index cannot be duplicated. It is used to increase the performance and allow faster retrieval of records from the table. Indexes help speeding up the searching in the database. तो जैसा मैंने आपको बताया कि सर्च करने में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि आप उस रिजल्ट पर बहुत आसानी से जल्द पहुंच जाएं. If there is no index on any column in the where clause, then SQL Server has to skim through the entire table and check each and every record to find the matches, which might result in slow operation on large data. Syntax के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं create index then index name on table name then उसके बाद column. Different types of indexes are clustered index and non-clustered index. Next question is what is the difference between a clustered and non-clustered index. तो यहाँ पे मैंने कुछ differences mention किए हैं. मुझे नहीं लगता इनको समझाने की जरूरत है. अगर आप इसको एक बार भी रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ व्यू इन डेटाबेस. तो बेसिकली हम जब कोई भी क्वेरी का यूज करते हैं तो उसके बाद हमें एक टेबल की फॉर्मेट में रिजल्ट दिखाई देता है. उसी टेबल की फॉर्मेट को हम व्यूज का नाम देते हैं. तो बस इसका बेसिक पर्पस यही होता है. अब हम बात करते हैं कि इसको इंटरव्यू में किस तरह से बताना चाहिए. A view in SQL is a virtual table based on the result set of the SQL statement. जैसा मैंने आपको अभी बताया. A view contains rows and columns just like a real table. The fields in a view are fields from the one or more real tables in the database. Views can have data of one or more tables combined and it is depending on the relationship. If any changes occur in the existing table, then the same changes reflected in the views also. उसके बाद आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल दिया. आप कोई भी एग्जांपल यूज कर सकते हैं. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन OLAP एंड OLTP. तो OLAP बेसिकली होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग एंड OLTP होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग. इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं वेल मैंने यहाँ पे प्रॉपर एक टेबल आपको बनाकर बता दिया है. तो आप इसमें अगर रीड करोगे तो आप समझ जाओगे. मुझे नहीं लगता इसमें कुछ समझाने की जरूरत है. तो आप अगर इसको रीड करोगे तो वही सब पॉइंट्स बता सकते हो. तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही. अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं. धन्यवाद.